बहरहाल आइए जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है आज पेश होने वाले बजट को लेकर। डॉक्टर थानेश्वर मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी मेरे साथ मौजूद हैं, नीलेश चौहान प्रयागराज से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय मंडल रांची से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के पास आना चाहूंगी। सबसे पहले नीलेश आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रयागराज एक तरफ जहां पर आस्था का महाकुंभ, तो वहीं टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है प्रयागराज, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में एक टूरिस्ट हब के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे और मजबूत किया जाएगा, इस पर ध्यान देने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन ऑल ओवर इंडिया टूरिज्म को हमेशा बढ़ावा देने की कोशिश होती रही है। आज टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बजट में क्या उम्मीदें? नीलेश, देखिए नीलेश से मैंने इतना लंबा सवाल पूछा, लेकिन नीलेश अभी है नहीं, बाकियों के पास चलती हूँ। सत्यप्रकाश सोनी आपके पास आते हो, क्योंकि आज तो देखिए बजट के साथ साथ शेयर मार्केट को लेकर भी हर किसी की नजर है। हालांकि शनिवार है, वैसे तो शेयर मार्केट और ठंडा रहता है, लेकिन आज क्योंकि बजट पेश होने वाला है, तो ऐसे में क्या बूम एक्सपेक्ट किया जाए? शेयर मार्केट का माइंडसेट क्या है आज का? सत्यप्रकाश। बिल्कुल, देखिए बजट पेश होने वाला है, लेकिन उसके पहले ही शेयर मार्केट में उछाल देखा जा रहा है। एक्सपर्ट की राय है कि यह उछाल अनवरत जारी रहेगा, इस तरह के एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा ऐतिहासिक बजट होगा, यह युवाओं का बजट होगा, यह आम जनमानस का बजट होगा, महिलाओं का बजट होगा, देश की तरक्की का बजट होगा। तो जाहिर तौर पर इसी तरह के एक्सपेक्टेशन भी लोगों को है, और इसी उम्मीद के साथ लोग कायम भी है। लोगों को उम्मीद भी है कि जब 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी तो वह देश के हर वर्ग के लिए काफ़ी अच्छी राहत देने वाला बजट होगा। और इस वक्त हम मुंबई के बीएससी दलाल स्ट्रीट के बाहर खड़े हैं, जहां पर देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में एक्सपर्ट यहां पहुंच रहे हैं। और हालांकि निवेशक को इस बात की उम्मीद भी है कि आज जब बजट पेश होगा तब उस दौरान जो है काफ़ी अच्छी खबरें जो है लोगों को सुनने मिलेगी, क्योंकि लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है तो देश की तरक्की बढ़ती है। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी है कि 2047 का जो विजन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, ठीक उसी तरह का यह बजट भी होगा कि आम जनमानस से लेकर आम जनता के बजट में यह पूरा जो है घर चलेगा, लोगों की जो है जाहिर बात है जिंदगियां चलेगी। और लोग उम्मीद भी करते हैं कि रिएक्शन में सभी से लेना चाहूंगी। आती हूं सत्यप्रकाश आपके पास, थानेश्वर आपके पास आते हुए, क्योंकि किसान सम्मान निधि से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड और पूरे हरियाणा में ओवरऑल किसानों का वर्चस्व और किसानों की संख्या और किस तरीके से किसानों का इंपैक्ट रहता है सरकार बनाने में, हर कोई जानता है। तो किसानों के लिए तो अच्छी हर एक सरकार बनना चाहती है, मोदी सरकार ने भी बहुत फैसले लिए हैं। बजट से किसानों को और उम्मीद क्या है? देखिए, बैकबोन कहा जाता है किसानों को। अगर हरियाणा पंजाब में सरकार बनती है तो सीधा कहा जाता है कि किसानों के दम पर सरकार बनती है। किसान कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आज जो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है उससे किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाएं तो अच्छी चलाई हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में कई ऐसी गलतियां हो गई हैं जिससे कि किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो ये ट्यूबवेल हैं जो सोलर से चलते हैं, सोलर के उसके लिए कुछ कंपनियों को डिसाइड कर दिया जाता है। उन कंपनियों का सामान काफी महंगा है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। और भी कई तरह इस तरह की योजनाएं हैं जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि बजट में कुछ ऐसा होगा कि जो डायरेक्ट सरकार और किसान के बीच का हो। मैं खुद डायरेक्ट किसानों से ही बात करता हूं कि इन्हें क्या क्या उम्मीद है। देखिए, जिस तरीके आज बजट पेश हो रहा है, क्या क्या उम्मीद है, आप क्या सोच रहे हैं? मैं राजेंद्र सिंह, गांव जलबेड़ा, जिला अम्बाड़ा जी। तो हम ये कह रहे हैं भी जो मतलब सरकार ऊपर से सब्सिडियां भेजा, पहले तो उसके कागज पत्र पूरे करने में अफसर मानू परेशान करा जी, ठीक है। दूसरा ये है भी अगर मानू चीज 82,000 की मिल रही है अपने आप जाके सीधा ही, तो वो चीज सरकार के थ्रू लेंगे, हमें 282 की मिलती है जी, ये बंद होना चाहिए। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि सरकार जो कुछ कंपनियों को डिसाइड कर देती है वो ना करके ओपन मार्केट हो, आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। कहीं से भी जी। जैसे सोलर मान लो लगवाना है हमने 5 किलोवाट का घर के लिए, अगर हम सरकार के उसमें पड़ते हैं सब्सिडी में तो 280 का है, और हम अगर सीधे लेते हैं तो वो 2 लाख रुपए का है जी, ये बंद होना चाहिए। और जैसे अब ट्रैक्टर है जी 15-15 लाख रुपए के बात करते रहेगा आप इनसे तो बात करते रहेगा। मैं मीनवाइल जरा गौरव के पास चलती हूँ। गौरव आपके पास आते हुए, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद देखिए बजट पेश होने वाला है, बहुत ज्यादा समय अब नहीं रह गया है, इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन उम्मीदों का अंबार अभी भी उतना ही बड़ा है।
ये भी बता दीजिए कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं एक आम आदमी की तरह, एक मिडिल क्लास की तरह इस बार के पेश होने वाले बजट से, और जिन लोगों से आपकी बात हुई उनकी उम्मीदें क्या है गौरव? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए पूरे देश की उम्मीदें हैं और कहीं ना तो है 3 लाख करें तो जिस तरीके से आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो 8वीं बार बजट पेश करेंगी, और वो अभी फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी वित्त मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय से वो निकल करके सीधे राष्ट्रपति भवन गई हैं। उन्हीं का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में वो राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी और सीधे संसद भवन के लिए जाएंगी, और 11 बजे वो अपने बजट भाषण को पढ़ना शुरू करेंगी। उम्मीदें सभी को हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस बार अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, अगर हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करें, जो उन्होंने अपनी बात को कहा, चाहे भारत को विकसित बनाने की बात करें तो किसानों को इस बार हित में रखा जाएगा, और यही वजह है कि किसानों की सम्मान निधि के बढ़ने जैसी बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। अभी हमारे सहयोगी थानेश्वर भी किसानों से बातचीत कर रहे थे, तो उनकी उम्मीदें हैं कि सरकार और किसान सीधे बातचीत करें, बीच में कोई बिचौलिया जैसा बातचीत ना हो। तो ये निश्चित तौर पर किसानों के जो पास पैसे जा रहे हैं किसान सम्मान निधि से, आप देखिए कि इस बार मोदी ने जब अपना शपथ ग्रहण खत्म किया, उसके बाद से वो सीधे कार्यकाल जब उनका पहला दिन था, वो जब पहले दिन पहुंचते हैं, अपने टेबल पर बैठते हैं, तो उन्होंने किसानों के सम्मान निधि को किसानों के खाते में देने का काम किया। और इसी तरीके से सभी वर्ग की कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, तो निश्चित तौर पर जो टैक्स उनके ऊपर एक बड़ा बोझ रहता है, इस बार ऐसी जानकारी मिल रही है कि उससे थोड़ी उनको और राहत मिलती नजर आएगी। इसके अलावा आप देखिए कि अटल पेंशन योजना की बात करें, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही है। आयुष्मान भारत से जो तमाम लोगों को इलाज किया जा रहा है, जो मुफ्त उपचार किया जा रहा है, उस योजना को और उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। पूर्णिमा, एक सबसे महत्वपूर्ण योजना को पूरा होते हुए दिखाने की भी कोशिश कर रही है। इसके साथ जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम कैसे बनेंगे, इन्हीं फैसलों पर आधारित बनेंगे जो कि सरकार लेती हुई नजर आ रही है। जल्दी से एक बार आपके पास आना चाहूंगी, धनंजय आप मेरे साथ हैं, धनंजय के पास चलते हैं, फिर उसके बाद सर्वेश आपके पास में आऊंगी। धनंजय, जल्दी से जरा राज्य के लोगों का माइंडसेट बताइए, क्या उम्मीद उनको है? धनंजय अभी फिलहाल नहीं है। सर्वेश आपके पास आ जाती हूं, पटना के लोगों का माइंडसेट बताइए, क्या है आज पेश होने वाले बजट को लेकर? देखिए पूर्णिमा, इस वक्त हम गोल इंस्टीट्यूट में हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा छात्र मौजूद हैं और शिक्षक भी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या हैं बजट को लेकर। विपिन जी, क्या आपको लगता है कि इस बार के बजट में क्या कुछ होना चाहिए एजुकेशन के फील्ड की अगर बात करें? निश्चित रूप से अगर मैं बहुत व्यवहारिक बात करूं तो जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं, वो गरीब हैं, निर्धन हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन हम प्राइवेट संस्थान जो कोचिंग के रूप में अगर रहते हैं, बात करते हैं, तो उस पर 18% का GST होता है। एक बहुत बड़ा बोझ है, और ऐसे शिक्षा नहीं प्राप्त करते वैसे लोग जो गरीब है या निर्धन है। सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं सरकारी स्कूल में दी जाती है, लेकिन क्वालिटी के अभाव में कहीं ना कहीं से वो हमारे पास आते हैं और उन्हें उस लेवल पे ट्रेनिंग और बाकी सारी चीज़ें दी जाती है। एक तरफ जब पूरे देश को जरूरत है स्किल्ड पर्सन का, आप बात करिएगा जरा, मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, एक परंपरा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जब मुलाकात करने के लिए वित्त मंत्री पहुंचती है, उनको बजट की कॉपी सौंपती है। उस कॉपी सौंपने के बाद क्योंकि एक शुभ कार्य होने जा रहा होता है, तो जाहिर बात है कि हमारे यहाँ पर परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले मीठा खिलाया जाता है, दही खिलाई जाती है, और यही परंपरा हम राष्ट्रपति भवन में भी देखते हैं। इससे पहले ये तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं, जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही थी और उससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो मुलाकात करने के लिए गई। उस दौरान भी उनको इसी तरीके से मीठा खिलाया गया, क्योंकि शुभ कार्य की शुभ शुरुआत, ये परंपरा, और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब राष्ट्रपति भवन में वित्त मंत्री पहुंचते हैं कॉपी सबमिट करने के लिए, वही तस्वीर एक बार फिर से जरा नजर आई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मीठा खिलाया, दही खिलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। उनकी तरफ से बजट की कॉपी सौंप दी गई है। गौरव अभी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, संसद भवन में, यहां से पहुंचेंगे वित्त मंत्री, और फिर उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। धनंजय आपके पास जल्दी से आते हुए, सर्वेश आप उनसे बात करते रहिएगा। धनंजय, वहां के लोग बार बार किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? चाय पर चर्चा किस बात की हो रही है कि भाई इस बार के बजट से क्या मिलेगा उनको? मिडिल क्लास को उम्मीद है क्या कि भाई इस बार फिर से ना कहे कि लीजिए हमको तो कुछ नहीं मिला?
देखिए, झारखंड की अगर बात की जाए तो किसानों से उम्मीदों पर लगा कर रखे हुए हैं कि किसानों को कुछ, जैसे मोदी सरकार ने कहा था कि डबल उसकी जो आय दोगुनी हो जाए, उन तमाम चीज़ों को लेकर निगाहें टिकी हुई है। मिडिल क्लास के लोग जो ग्राम उद्योग चलाते हैं उन लोगों को लोन सब्सिडी हो या फिर तमाम जो रियायतें टैक्स में डिबेट मिले, वो तमाम चीज़ों पर निगाहें टिकी हुई है। महिलाओं जो गृहिणी कहा जाती है, घर का जो मालिक कहा जाती है, उन लोगों को लगता है कि बजट में कुछ उन लोगों को मिले ताकि घर सही तरीके से चला जा सके। मेडिकल में कुछ रियायतें मिले आम लोगों को, क्योंकि देखिए जब शिक्षा और मेडिकल दो ऐसे चीज़ें होते हैं, जब गाड़ी कमाई पूरी तरीके से, कुछ बीमार होता है, कुछ अगर घर में इस तरह से दिक्कतें आती है, पूरी कमाई लग जाती है, तो उसमें चाहते हैं सरकार उस तमाम लोगों को, जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उसमें रियायत मिले। और जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्गों, आंख लगा के देख रहे हैं निर्मला सीतारमण के बजट में कि आखिर बुजुर्गों को क्या मिलता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर झारखंड के जो लोग हैं, उन लोगों का नजरें आम बजट पर टिकी हुई है। लेकिन देखिए, यहाँ झारखंड के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, उन लोगों ने कई सुझाव निर्मला सीतारमण को यहाँ से भेजे थे। जो फॉर्म चलाते हैं, फॉर्म में जो पार्टनर होते हैं, उसके ट्रांजेक्शन जो होते हैं, उसमें 194 का एक धारा होता है, उसमें वो TDS के तहत उसको धारा में रिबेट की चाहते हैं। वो तमाम सुझाव यहाँ से भेजे गए थे। चाहता है कि वित्त मंत्री के पिटारे से उनके लिए राहत ही निकल कर आए, और इसीलिए इसे उम्मीदों का बजट कहा जाता है जब जब बजट पेश होने वाला होता है। लेकिन वकार मंजूर के पास कश्मीर पहुंचू उससे पहले अभी 1 घंटा 11 मिनट बचे हैं, जब भारत 24 पर आप देखेंगे भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हिंदी में। तो ट्यून इन करके रखिए, बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा। आइए इसी बीच में आपको कश्मीर की वादियों में लिए चलते हैं। वकार मंजूर इस वक्त वहां पर मौजूद है। वकार, आती हूँ आपके पास मैं, जरा सत्यप्रकाश मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। वकार, जल्दी से मुझे कश्मीर के लोगों का बताइए कि क्या आज उनके दिल में है कि भाई बजट से उनके लिए क्या निकले, क्योंकि हमने देखा कि कैसे कश्मीर में टूरिज्म लगातार फ्लरिश किया, बहुत बढ़ता चला गया, और सरकार का फोकस है कि टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट दे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे आम बजट के हवाले से, कश्मीर के लोगों की उम्मीदें आज इस बजट पर है। आपको हम बताएंगे जिस तरीके से वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान बड़ी तादाद में सयाहों की आमद हमें देखने को मिली है। इस वक्त हम मौजूद है वादी कश्मीर के मशहूर डल झील में, जहां पर बड़ी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं। आपको बताएंगे कि गुज़श्ता कई बरसों से जिस तरीके से सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दिया है, खासकर हम बात करेंगे गुज़श्ता चंद रोज पहले ही जिस तरीके से वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकामात पर टनल्स खोल दी गई है, जिससे सयाहत को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं जो सयाहत से जुड़े हुए हैं, और देखते हैं किस तरीके से उम्मीद है आम बजट से सयाहत से जुड़े हुए लोगों की। जी याकूब साहब, आप बताइए क्या उम्मीद करते हैं आप इस बजट से? वकार साहब, सबसे पहले धन्यवाद आपका। और आज यूनियन का बजट जो है वो पास हो रहा है हिंदुस्तान के बड़े ऐवान में, जो हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है। एक्सपेक्टेशन जो लोगों के हैं वो बहुत हाई है, खवा वो फिर किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हो, वो फिर मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, बिजनेस क्लास का हो, ट्रेड से हो, जहां से भी, एम्प्लॉयज सेक्टर में भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई है। ठीक है।